एमएसपी क्या होता है, सरकार जब एमएसपी दे रही है फिर भी आंदोलन करने के लिए किसान क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए। कितने किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार और किसान के विरुद्ध जो एक तरह से कहा जाए कि जंग की स्थिति बनी हुई है। टोटल 12 मांगों के साथ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। कितने टोटल उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम किसे लेकर के एक धागा भी जब खरीदने जाएंगे तो धागे के पैकेट पे आपको एमआरपी देखने। केंद्र सरकार ने 1965 ईस्वी में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सी रुपया खर्च हो गया, इसका जो है 50%, इसका कितना 50% काटेंगे तो कितना होगा 500 रुपया। तो 1000 प्लस 500 यानी उस फसल पर कुल एमएसपी कितना होगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना निर्धारित किया जाएगा 1500 रुपया। सबसे पहले जान लेते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में। स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहा है कि सरकार जो है एमएसपी दे रही है फिर भी किसान खामखा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। एमएसपी को क्या किया जाए, लीगल गारंटी दी जाए, यानी एमएसपी एक तरह से देश में कानून के रूप में जो है C2 प्लस 50%, C2 प्लस 50 ने 23 फसलों पर जो है केंद्र सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। वो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके साथ साझा करते हैं वो जरूरी जानकारियां जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इन दोनों के बारे में हम जो है गहन विचार करेंगे और इन दोनों टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके मन में खड़े हो रहे हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानेंगे कि एमएसपी क्या होता है, आखिर में एमएसपी के बारे में क्यों जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जब एमएसपी दे रही है फिर भी आंदोलन करने के लिए किसान क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा भी होगा यहाँ वीडियो में आने से पहले, तो इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। किसके बारे में, किसान आंदोलन की। आखिर किसान आंदोलन जो है लगभग आज जो है 20-25 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कितने किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार और किसान के विरुद्ध जो है एक तरह से कहा जाए कि जंग की स्थिति बनी हुई है। आप लोगों ने खबर सुने होंगे किस तरह से सिंधु बॉर्डर को जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया था, दिल्ली घुसने वाले सारे बॉर्डर को जो है बंद कर दिया गया था। तो इन्हीं सब मसलों पर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का उनका जो मुख्य मांग है, मुख्य मांग क्या क्या है। तो इस आंदोलन में जो प्रमुख उनकी मांग है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जिससे लगभग देश के सभी किसानों को इससे फ़ायदा या नुकसान जो भी होगा वो आगे आप वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये मांग देश के सभी किसानों के लिए है। क्या मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए। किसके आधार पर, स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उस आधार पर जो है एमएसपी तय किया जाए। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें की थी कि फसलों की एमएसपी कैसे तय की जाए, उन पे क्या रेट किस तरह से निर्धारित किया जाए, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में भी जानेंगे। दूसरा क्या है कि किसान और मजदूर पर जितने भी कर्ज हैं, बैंक का लोन है, उसे क्या कर दिया जाए, कर्ज मुक्त यानी माफ कर दिया जाए। यानी किसानों के जितने भी लोन है उसे जो है माफ कर दिया गया है। ये दूसरा प्रमुख मांग है। तीसरा क्या है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दोबारा लागू किया जाए। क्या है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को जो है दोबारा लागू करने की बात की जा रही है। इसी तरह यहाँ तो 3 है, टोटल 12 मांगों के साथ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। कितने टोटल उनका जो है 12 मांग है, उस पर वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज के हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस पे, कि एमएसपी पे और स्वामीनाथन आयोग क्या है उस पे, और किसान जो है कह रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं। तो हम जानेंगे कि किन किन फसलों पे एमएसपी दी जा रही है और किस आधार पे दी जा रही है, उन सब बातों को हम जानेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हो, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसपी होता क्या है, एमएसपी है क्या। एमएसपी का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी का फुल फॉर्म है, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। अब आप एक चीज यहां पर गौर करने वाली बात है, आप देख लीजिए किसानों का मांग है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। आप एक सुई से लेकर के एक धागा भी जब खरीदने जाएंगे तो उस धागे के पैकेट पे आपको एमआरपी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, एमआरपी देखने को मिलता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको देखने को मिलेगा। वहीं किसानों के फसलों पर अगर किसान एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को देने से क्यों मना करना चाहिए, ये खैर आगे बात की जाएगी। लेकिन एमएसपी तो जरूर होना चाहिए फसलों का।
एमएसपी जो है जरूर फसलों पे होना चाहिए, ताकि किसान अगर जब तक जो है अधिक धन नहीं कमाएंगे, वो कहा जाए कि गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो इस देश का, क्योंकि किसान प्रधान देश है हमारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। क्या करती है? एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसलों की कीमत कम भी हो जाए तो किसान निश्चिंत रहते हैं कि सरकार ने जितना एमएसपी तय किया है उसी रेट पर उनका फसल जो है बाजार में जाएगा, यानी बिकेगा, उस अनुसार ही उनकी आमदनी होगी। तो एमएसपी तय का, इसको अगर सिंपल सा भाषा में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने गेहूं उपजाया, चावल उपजाया, कुछ भी उपजाया है, कोई एक फसल उपजाया है और उसका कीमत जो है बाजार में 500 रुपया है, 500 रुपया प्रति क्विंटल है। लेकिन अगर इस पे अगर एमएसपी कानून बन जाता है तो फसल होने से पहले उस पे क्या होगा? एमएसपी की रेट तय हो गई होगी। यानी मान लीजिए बाजार में रेट 500 है, लेकिन एमएसपी अगर 1000 रुपया तय हुआ है तो सरकार उस फसल को 1000 रुपये में ही खरीदेगी। तो इससे किसको फायदा होगा? डायरेक्ट किसान को फायदा होने वाला है, क्योंकि किसान को पहले से अपनी आमदनी मालूम होगी, उस अनुसार वो मेहनत कर पाएंगे। सिंपल आप लोगों ने समझ लिया कि 1000 रुपया का अगर आप फसल प्रति क्विंटल है, आपका गेहूं लगा है और बाजार अगर 500 भी बिक रहा है और एमएसपी अगर 1000 रुपया में तय कर दी गई है, तो उस एमएसपी के रेट पर ही सरकार को फसल खरीदना होगा। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एमएसपी कैसे तय की जाती है। एमएसपी जो है तय कैसे की जाती है? तो फसलों का उचित दाम के लिए दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 ईस्वी में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CACP भी कहते हैं, का गठन किया था। कब किया था? तो 1965 ईस्वी में CACP का, किसका? CACP का गठन हुआ था और CACP के द्वारा ही, किसके द्वारा? CACP के द्वारा ही एमएसपी को तय किया जाता है। यानी CACP जो संगठन है, इसी के द्वारा जो है एमएसपी तय की जाती है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में पहली बार एमएसपी पर कब खरीद हुआ था? तो 1966-67 में। कब? 1966-67 में पहली बार किसानों से जो है एमएसपी के दर पे जो है सरकारों ने फसलों की खरीद की थी। अब बात आ जाते हैं कि आप काफी सारे टीवी डिबेट में, न्यूज़ों में देखे होंगे कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने बात रख रहे हैं। तो एक बात ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है एमएसपी दे रही है, फिर भी किसान खामखा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो एमएसपी दे रही है वो बाद में समझेंगे कि उस एमएसपी से ऐतराज क्यों है। लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि कितने फसलों पर। तो अभी जो है कुल 23 फसलों पर, कितने? 23 फसलों पर जो है केंद्र सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। वो 23 फसल में कौन कौन से हैं? 7 प्रकार के अनाज हैं। अनाज वाले कौन कौन से फसल? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। ऐसे 7 जो अनाज है इस पे एमएसपी तय है। 6 प्रकार के तिलहनी जो फसल हैं, 6 प्रकार के तिलहनी फसल जो हैं, जैसे सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल और काला तिल, इन 6 जो है तिलहनी तेलों पर भी सरकार के द्वारा एमएसपी तय है। 5 प्रकार के दलहनी फसल में जो है अरहर के दाल हो गए, चना दाल हो गए, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, इन सब पर भी एमएसपी है। और 4 अन्य फसल, गन्ना, कपास, नारियल और जूट। तो ये कुल मिलाकर के 23 फसलों पर जो है सरकार अभी क्या दे रही है? वर्तमान समय में एमएसपी पर जो है खरीद करती है। हमारे बिहार में आप लोगों जानते होंगे पैक्स गोदाम होता है, तो पैक्स गोदाम के द्वारा यहाँ पे खरीद किया जाता है। बाकी जो है पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह जो है, हरियाणा, वहाँ पे मंडी है, बाज़ाब्ता सरकारी मंडी है और वहीं पर खरीद होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि एमएसपी है तो फिर आंदोलन क्यों? आखिर में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उनका जो आंदोलन क्यों कर? तो किसान का मानना है कि एमएसपी को क्या किया जाए? लीगल गारंटी दी जाए। यानी एमएसपी एक तरह से देश में कानून के रूप में जो है काबिज हो। अभी कानून नहीं है, ये एक तरह से सरकार का नियम है, वो चाहे तो एमएसपी बंद भी कर सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर आप एमएसपी पे जो है
सीरियस हैं, इस मुद्दे पर किसानों के हितों में सीरियस हैं, तो आप इसको एक लीगल गारंटी बना दें, यानी इस पे एक कानून बना दें। बाहर भी अगर कभी कोई भी व्यापारी अगर एमएसपी से कम खरीद पर जो है किसानों से फसल ले, तो उस पर क्या हो, उस पर मुकदमा चले, आपराधिक मुकदमा चले। कम कीमत पर अगर कोई खरीदारी करता है तो वैसे व्यापारियों पर क्या हो, आपराधिक मुकदमा चले। अब एमएसपी अगर लागू हो जाता है तो 2-3 बातें सिंपल सा समझ लीजिए। एमएसपी अगर लागू हो जाता है, किसान को 3-4 फायदे, अगर आप सभी किसान फैमिलीज होंगे, कहीं न कहीं से हमारा जो है एक तरह से रूट जो कहा जाता है, ग्रास रूट, हम लोग किसान परिवार से ही आते हैं। अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, किसानों की आमदनी सुरक्षित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। मान लीजिए कि 1 बीघा का हम फसल लगाते हैं, 1 बीघा में हम फसल लगाएंगे और हमें एमएसपी का रेट मालूम रहेगा, एमएसपी का रेट मालूम रहेगा, तो हमें पता होगा कि हम इस पर कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना हमें मुनाफा आएगा, तो हम उस हिसाब से जो है हैंडल करेंगे। क्लियर है। दूसरी बात जो है, किसानों को क्या होगा, दाम पहले से पता होगा, दाम क्या होगा, पहले से पता होगा, तो इससे क्या होगा, उनका खर्च का एक लिमिट रहेगा। तीसरा क्या होगा, उत्पादन में बढ़ावा होगा। जब आमदनी किसानों की ज्यादा होने लगेगी तो फसलों का उत्पादन ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। चौथा फायदा क्या है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ये काफी बढ़ जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का भी कहा जाए और जो किसानों का मांग है उस पे भी आ जाते हैं, वो है क्या, स्वामीनाथन आयोग क्या है और उन्होंने क्या सिफारिशें की थी जिसके तहत जो है किसान कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से ही एमएसपी तय की जाए। तो सबसे पहले जान लेंगे कि स्वामीनाथन आयोग क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि स्वामीनाथन आयोग में जो है क्या बातें कही गई थी कि एमएसपी कैसे निर्धारित की जाए ताकि किसानों की स्थिति और अच्छी हो सके। जान लेते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में। स्वामीनाथन आयोग क्या है कि 2004 में कांग्रेस की, तभी उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने जो है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था। उस किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यही स्वामीनाथन जी थे, इसीलिए इसे जो है क्या, स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनाथन आयोग जो है यानी स्वामीनाथन जी ने जो है एमएसपी तय करने के लिए एक फार्मूला तय किया था। क्या फार्मूला था, वो फार्मूला था C2 + 50%, C2 + 50%, यानी C2 यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट होता है, यानी जितना भी खर्च हो। अब इसको सिंपल सा समझिए कि फसल उगाने में मान लीजिए कि आपको 1000 रुपया खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ, 1000 रुपया खर्च हुआ। तो 1000 रुपया जब खर्च हुआ तो C2 + 50% के अनुसार उस 1000 में 50% प्लस करके कितना, मान लीजिए कि 1000 रुपया खर्च हो गया, इसका जो है 50%, इसका कितना, 50% काटेंगे तो कितना होगा, 500 रुपया। तो 1000 + 500 यानी उस फसल पर कुल एमएसपी कितना होगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना निर्धारित किया जाएगा, 1500 रुपया किया जाएगा। यही स्वामीनाथन जी का जो है C2 + 50% वाला जो है फॉर्मूला था, और उन्होंने ये सिफारिश की थी सरकार से कि C2 + 50% के आधार पर ही क्या दिया जाए, एमएसपी निर्धारित किया जाए किसी भी फसल का। लेकिन होता क्या है, अब आप लोगों में आता होगा कि C2 यानी कॉस्ट को निर्धारित कैसे किया जाता है। कोई भी मान लीजिए कि किसी भी कॉस्ट को निर्धारित किया तो उसका भी इन्होंने एक फार्मूला बनाया था। फार्मूला क्या बनाया था, पहला A2 फार्मूला। A2 फार्मूला क्या था, A2 मतलब जो डायरेक्ट खर्च हो, जैसे किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, जुताई करने में लेबर, यानी जिसमें जो है डायरेक्ट पैसा देना हो, उसे हम क्या कहते हैं, A2 फार्मूला कहते हैं। दूसरा था A2 + FL फार्मूला। कौन सा, A2 + FL फार्मूला, यानी डायरेक्ट खर्च के अलावा खाद, बीज, जुताई वगैरह के अलावा जो घरेलू लोग मिल करके, जैसे मान लीजिए कि मैं एक किसान हूं, मेरा बेटा है, मैं जब खेत में काम करने जाता हूं तो कुछ छोटा मोटा काम आकर के मेरे बाल बच्चा, मेरा परिवार का लोग भी करता है, तो उसका हम लोग पे नहीं करता है, किसान कोई उसको जो है मजदूरी नहीं देता, तो वैसे खर्च को A2 + FL खर्च कहा गया। A2 + FL फार्मूला में दिया गया। C2 फार्मूला क्या था, अब जो जिनके पास जो है जमीन है तो वो अपनी जमीन पर खेती कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन है,
वो जो है लीज पर, एग्रीमेंट पर लेकर के, ज़मीन लेकर के उस पर खेती किसानी करते हैं, तो उसका भी जो है जिनसे एग्रीमेंट लेंगे उनको पैसा देना होगा। तो वैसे किसान को C2 फार्मूला के अंतर्गत लाया गया। तो इन्होंने जो निर्धारित किया A2 प्लस FL, यानी जो डायरेक्ट खर्च है और जो इनडायरेक्ट खर्च है, इन दोनों को जोड़ करके C2 निकाला इन्होंने, यानी जो कॉस्ट हो गया, जैसे डायरेक्ट खर्च और इनडायरेक्ट खर्च, इन दोनों को जोड़ करके इन्होंने C2 बनाया। और इसी C2 पे 50% प्लस, इसी C2 पे 50% प्लस करके MSP देने की बात कही। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट भी MSP दे रही है, ऐसी बात नहीं है कि सभी फसलों पे MSP नहीं दे रही, गवर्नमेंट MSP दे रही है। लेकिन वो क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं A2 प्लस FL, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्च को जोड़ करके। मान लीजिए कि डायरेक्ट खर्च 800 रुपया है और इनडायरेक्ट खर्च 200 रुपया है, तो इन दोनों को जोड़ करके 1000 रुपया हो रहा है। तो इसी 1000 रुपया को वो MSP के रूप में दे रहे हैं, यानी उस फसल का जो है रेट कितना रख रहे हैं, 1000 रुपया रख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये फार्मूला से क्या होता है, इस फार्मूला और जो स्वामीनाथन जी का फार्मूला है, इन दोनों में जब आप अंतर देखेंगे तो 30% कम रेट जो है किसानों को दिया जा रहा है। कितना, 30%, यानी 30% जो है कम जो है दिया जा रहा है। किनको, किसानों को दे रहे हैं। इसीलिए किसान इसके विरोध में है, कह रहे हैं कि आप जो है स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी, अब स्वामीनाथन स्वामीनाथन जी के भारत रत्न भी 2024 में दिया जा रहा है। जब उनका इतना सम्मान किया जा रहा है तो उनकी बातें जो उनके द्वारा जो बताई गई हैं, जो निर्धारित की गई हैं, उनके अनुसार ही किसानों को MSP देने में सरकार को क्या नुकसान है, ये सरकार ही बता सकती है। मेरे अनुसार किसानों को MSP की लीगल गारंटी देनी बहुत जरूरी है। अगर किसान समृद्ध होगा तभी ये देश समृद्ध हो पाएगा। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो में पूरे तरीके से आप लोगों को किसान और सरकार के बीच का मामला समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्यों विरोध हो रहा है, सरकार किस प्रकार से MSP दे रही है, किसान किस प्रकार से MSP मांग रहे हैं। इन सभी बातों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।